हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राइट टू एजुकेशन RTE 2009 शिक्षा का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका पूरा जो नाम है वो है मुफ्त और या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो इससे रिलेटेड देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं कि ये कब लागू हुआ और इसमें कौन कौन सी जो धाराएं हैं उनमें किस किस बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए ये कब लागू हुआ। 27 अगस्त 2009 को ये राजपत्र यानी कि गज़ट में प्रकाशित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में ये उस समय लागू नहीं हुआ था। ये 1 अप्रैल 2010 को बाकी सभी राज्यों में लागू हो गया था। इस अधिनियम के लिए दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, इसे बनाने के लिए 86वां संशोधन हमारे संविधान में किया गया था। इस संशोधन के बाद जो शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार बन गई थी। भारत 135 देशों में से एक बन गया था जहां पर जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। नॉर्वे जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर RTE लागू हुई थी। उसके बाद बहुत सारे देशों में हुई, तो भारत भी उनमें से एक है। 4 जुलाई 2013 को इससे संबंधित एक गीत, जिसे RTE गीत कहा जाता है, टन 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 सुनो घंटी बजी, ठीक है, ये इसके जो लेखक हैं वो जावेद अख्तर हैं और गाना सोनू निगम ने गाया है। अच्छा, इसमें जो आपको पता ही है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात करी जाती है, लेकिन एक पॉइंट इसमें ये है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो 6 से 14 के लिए 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए इसमें बात कही गई है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो क्या है। अब देखिए इसमें कुछ धाराएं हैं जो मैं अलग अलग आपको बताऊंगी कि किस धारा में शिक्षा संबंधित क्या बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं। धारा एक जो है वो एक उसमें ये कहा गया है कि ये जो है 1/4/2010 से सभी राज्यों में लागू होगी छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर को। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है। अब इन शब्दों की व्याख्या क्यों की गई? क्योंकि आगे की जो धाराएं हैं उनमें इन शब्दों का यूज़ किया गया है, जैसे कि समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, प्रारंभिक शिक्षा, वंचित वर्ग। तो पहले धारा 2 में बता दिया गया है कि हम बालक किसे कह रहे हैं, हम समुचित सरकार किसे कह रहे हैं। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें बालक कहा गया है। समुचित सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है उसको कहा गया है। स्थानीय सरकार, नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि को कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की इसमें बात कही गई है। और स्कूल जो है वो सरकारी हो या सहायता प्राप्त हो या प्राइवेट, सबके लिए इसमें जो भी बात है वो सभी पर लागू होगी। वंचित वर्ग किसे कहा गया है? जो सुविधाओं की कमी वाले बच्चे हैं। तो धारा 2 में शब्दों की व्याख्या की गई है। उसके बाद धारा 3 में ये कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। धारा 4 में जो प्रवेश का यानी कि एडमिशन का जो आधार है वो उम्र होगी। और कक्षा का निर्धारण कैसे होगा? जो बच्चा 8 साल का सपोज स्कूल में आया है तो उसमें से 5 घटा दीजिए, कक्षा 3 में उसका एडमिशन होगा। देखिए ये जो है ना, थोड़ी सी एक बात ऐसी है कि कोई भी बच्चा वैसे तो कोशिश यही रहती है कि वो शुरू से ही स्कूल जाए, उसकी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो भी हो जाए। लेकिन अगर किसी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पाया है, सपोज़ वो 8 साल का हो गया है, तो वो विद्यालय में कक्षा 1 में नहीं होगा, उसका एडमिशन कक्षा 3 में होगा। और ऐसा सच में ही होता है, हमारे विद्यालय में भी ऐसे मैंने देखा है कि कभी कभी कोई बच्चा अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उसका एडमिशन किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि फिर वो पढ़ेगा कैसे, तो उसके लिए जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं वो चलाई जाती हैं। मतलब उसको जो है मुख्य धारा के जो बच्चे हैं उनसे जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
और ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई बच्चा सपोज़ वही 8 साल वाला जो बच्चा है वो कक्षा 3 में एडमिशन ना करके हम उसका 1 में करें तो कहीं ना कहीं वो हीन भावना से ग्रसित होगा और उसे मतलब उसे अच्छा नहीं लगेगा कि वो इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठा है, तो उसको उसकी उम्र वालों के साथ ही बैठा कर लेकिन उसकी शिक्षा पर थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ेगा और उसे जो कक्षा 3 के बच्चे हैं उस लेवल तक लाना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। चलिए अगला देखते हैं, बच्चे का अन्य स्कूल में स्थानांतरण का हक। अगर बच्चा चाहता है कि मैं इससे दूसरे स्कूल में जाऊँ तो उसे कोई नहीं रोक सकता। धारा 6 में क्या कहा गया है कि बच्चे का जो घर है उससे 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। धारा 7 में केंद्र और राज्य के जो व्यय अनुपात है उसको बताया गया है 65 और 35 का पहले था, आज की डेट में 60 और 40 का है और पूर्वोत्तर राज्य में 90 और 10 का है। धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। अब देखिए ये वर्ड आया है समुचित सरकार, तो पहले ही खोल दिया गया है कि समुचित सरकार में कौन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। धारा 9 स्थानीय निकायों व अधिकारों के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 10 में जो पेरेंट्स हैं, माता पिता अभिभावक हैं, उनके कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं यानी कि कक्षा 1 से जो पहले बच्चे हैं उनके बारे में बात कही गई है कि वो आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, उनको भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। बल्कि ECCE में तो अब इस पर काफ़ी जोर है, वो ECC वीडियो वाली आप वीडियो ज़रूर देख लें, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा 12 में अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा गया है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25% सीट जो है SC ST और OBC और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व रहेगी। धारा 13 एडमिशन, ये जो धारा 12 है ये वही है जिसके ऊपर वो मूवी भी बनी है इंग्लिश मीडियम कि वो एडमिशन कराना चाहते हैं, वो इसी कोटे में एडमिशन कराने के लिए सारी जद्दोजहद करते हैं। चलिए धारा 13 देख लेते हैं। एडमिशन फ़ीस यानी कि जो प्रवेश शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा, अगर ले लेता है तो 10 गुना जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। धारा 14 आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी एडमिशन होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के उनमें किसी भी कंडीशन में आप बच्चे को एडमिशन के लिए नहीं रोक सकते, चाहे उसके पास आधार कार्ड है नहीं है, आयु प्रमाण पत्र है नहीं है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन आपको उसको एडमिशन देना ही होगा चाहे उसके पास TC है नहीं है। ठीक है। धारा 15 निर्धारित अवधि जो 30 सितंबर वहाँ पर निर्धारित की गई है, लेकिन उसके बाद भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा आता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ये नहीं कह सकते कि 30 सितंबर अब आप नेक्स्ट सेशन में करा लीजिए कि बहुत लेट हो गया, तो ऐसा कोई बहाना आप नहीं करेंगे। धारा 16 अवरोधन एवं निष्कासन कि जो बालक है उसकी प्रारंभिक शिक्षा, अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा पहले ही धारा 2 में खोल दी गई है कि कक्षा 1 से 8 तक की बात की जा रही है, तो बालक को कक्षा 8 तक अगर वो कक्षा 8 तक किसी भी क्लास में रोका नहीं जाएगा, अवरोधन यानी कि रोका नहीं जाएगा कि इसका मतलब उसको आप फेल नहीं कर सकते हैं, निष्कासन आप उसको स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारी धारा 16 में लिखा हुआ है। धारा 17 मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना पर रोक, किसी भी तरह की कोई आप उसको जैसे पहले जब टीचर्स डंडे से मारते थे तो अब आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं स्कूल में। धारा 18 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल पर रोक, जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके लिए 1 लाख तक का जुर्माना है और अगर वो नहीं भरते हैं तो हर दिन 10,000 के हिसाब से वो बढ़ता रहता है अगले साल में। धारा 19 इसमें क्या है, जो विद्यालय के मानदंड हैं वो निर्धारित किए गए हैं कि विद्यालय का जो भवन है वो सुरक्षित होना चाहिए हर मौसम के लिए, टॉयलेट्स जो हैं लड़के लड़कियों के अलग होने चाहिए, शुद्ध पेयजल होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए और प्लेग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए। धारा 20 में कहा गया है कि केंद्र को ही जो अनुसूची है उसमें संशोधन का अधिकार है। धारा 21 में SMC जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो उसके गठन की बात धारा 21 में कही गई है। देखिए कुछ ये जो इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं SMC बनाने का जो प्रावधान है, SMC गठन कौन सी धारा में कहा गया है, 21 में, तो ये आप ध्यान से लर्न कर लें।
इसमें कुल सदस्य 16 होते हैं, आधी महिलाएं होती है, 75% इसमें अभिभावक होते हैं। अब देखिए विद्यालय विकास योजना पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लें क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि वो कौन सी धारा में स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बात कही गई है, तो धारा 22 में कही गई है। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता टेट सीटेट वगैरह जो है धारा 23 में कहा गया है। धारा 24 उसमें शिक्षकों को उनके कर्तव्य बताए गए हैं कि जो एक शिक्षक है वो रेगुलर स्कूल में आए, टाइम से आए और उसको सिलेबस जो है टाइम पे पूरा कराना होगा और बच्चे की क्षमता के अनुसार उसे शिक्षण कार्य कराना होगा। अभिभावकों से संपर्क यानी कि लगातार वो जो है बच्चों के पेरेंट्स से मिलता रहे, या जो भी जैसे पीटीएम होती है तो अगर ये आ जाए कि पीटीएम किससे संबंधित है वो तो धारा 24 से ही। शिक्षण के अलावा अन्य जिम्मेदारियों का भी निर्वहन एक टीचर को करना पड़ेगा। धारा 25 देखिए ये इम्पोर्टेंट है। धारा 25 में जो शिक्षक और छात्र हैं उनके अनुपात के बारे में कहा गया है। तो देखिए जब 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर, 61 से 90 पर 3, 91 से 120 पर 4, 121 से 200 पर 5 असिस्टेंट टीचर और 1 हेड टीचर। अगर 150 से अधिक कहीं छात्र हैं तो अनुपात रहेगा 1:30 का, एक अध्यापक रहेगा 30 बच्चों पर, और 200 से ज़्यादा अगर कहीं छात्र हैं तो 1:40 रहेगा प्राइमरी में और 1:35 रहेगा अपर प्राइमरी यानी कि जूनियर जो स्कूल्स होते हैं उनमें कक्षा 6 से। और जो 100+ के जहाँ पर छात्र हैं वहाँ पर कला, स्वास्थ्य और कार्य शिक्षा से संबंधित अंशकालीन ट्यूटर्स लगाए जाते हैं और एक हेडमास्टर होता है। देखिए हमारे यहाँ इनको ट्यूटर नहीं अनुदेशक बोला जाता है यूपी में। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है कि कार्य दिवस इसमें बताए गए हैं कितने होने चाहिए, कार्य घंटे कितने होने चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स में यानी कि 1 से 5 तक का जो विद्यालय है उसमें 200 कार्य दिवस होने चाहिए, वर्किंग डेज होने चाहिए, और 800 जो है वर्किंग आवर होने चाहिए। और अपर प्राइमरी यानी कि जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय हैं, जूनियर स्कूल्स, उनमें 220 वर्किंग डेज होने चाहिए और 1000 जो है हमारे घंटे होने चाहिए काम करने के। और एक जो शिक्षक है उसके लिए प्रत्येक 1 सप्ताह में 45 घंटे काम करना जरूरी है। शिक्षकों धारा 26 इसमें कहा गया है जो शिक्षक हैं उनके पद किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। धारा 27 में चुनाव, मतगणना, आपदा रहित कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं करेंगे कि जो शिक्षक हैं उनको चुनाव में और ये जो काउंटिंग होती है चुनाव की उसमें और कोई आपदा आ जाती है उसमें, उसके अलावा कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य आप नहीं करा सकते हैं। देखिए इसमें तो करते ही हैं। आपदा राहत में जब अभी कोरोना काल में टीचर्स की ड्यूटी भी लगी थी क्वारंटाइन सेंटर्स में, हमारे यहाँ से भी लगी थी। जो धारा 28 है वो हमें बताता है सरकारी शिक्षकों का निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध है, यानी कि कोई भी जो टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। धारा 29 में क्या कहा गया है, एवोल्यूशन और सिलेबस के बारे में कहा गया है, मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी ज़रूरी है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड और गतिविधि आधारित आकलन होना चाहिए। भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, यानी कि विद्यालय का जो वातावरण है उसमें बच्चे को किसी तरह का कोई डर ना, और होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। ये सभी बातें देखिए अगर आ जाता है कि समावेशी शिक्षा की बात RTE की कौन सी धारा में कही गई है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना है कि धारा 29 में ये बात कही गई है। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवोल्यूशन है इसके बारे में अगर पूछे तो भी यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। धारा 30 में कहा गया है कि कक्षा 8 तक बच्चे के लिए कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होगा।
तो ये जो धारा 30 तक है, आगे भी है इसमें, लेकिन मुझे यही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इम्पोर्टेंट लगी थी। तो आप इनको ना थोड़ा सा याद कर ले, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। तो यही तो आपको RTE धाराएं और RTE एक्ट के बारे में समझ आया होगा, आई होप। देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप जो है थोड़ा सा ये वीडियोस जो हैं अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और देखिए, 10-15 मिनट की वीडियो बनाने के पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। और अगर आप लोग इसे शेयर नहीं करते हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, देखिए जो रेनफोर्समेंट होता है, एक मोटिवेशन जो होता है, वो सभी के लिए ज़रूरी होता है। बच्चों, केवल हम बच्चों के लिए नहीं कह सकते, जो टीचर्स होते हैं ये तो मतलब जीवन भर सबको ही इसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का अच्छा लगता है वो सब। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।